नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का होम साइंस क्लासेस विद मोहिनी मैम में। आज की क्लास में हम एनसीईआरटी, ठीक है, एनसीईआरटी की जो बुक है क्लास 9th की, तो उसके टेक्सटाइल के जो प्रश्न रह गए हैं वो कंप्लीट करेंगे और कुछ क्वेश्चन अभी और भी इसमें बनेंगे। देखो टेक्सटाइल का क्या है, मतलब सेम चीज़ें ही हैं लगभग, बस ये है कि एनसीईआरटी 9th क्लास में थोड़ा मैटर कम है, लेकिन हाँ कुछ क्वेश्चन जो है हमें कंपटीशन की बुक में नहीं मिलते हैं वो इसमें आपको देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, तो जुड़े रहिए क्लास से और अच्छा लगे तो बस सपोर्ट करते रहिए। क्वेश्चन 1 है, अन्य तंतुओं की अपेक्षाकृत कड़े तथा कठोर होते हैं। ए है बीज वाले तंतु, बी है पत्ते वाले तंतु, सी है तने वाले तंतु, डी है प्रोटीन तंतु। आपसे पूछा जा रहा है, मतलब एक ऐसा ऑप्शन है जिसके रेशे कैसे होते हैं, कड़े तथा कठोर होते हैं। ठीक है, तो जिसके रेशे कड़े तथा कठोर होंगे वो अन्य तंतुओं से भिन्न हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे? बिल्कुल हो जाएंगे। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा बी ऑप्शन। जो पत्ते वाले तंतु होते हैं वो जो आपके बीज वाले तंतु होते हैं, तने वाले तंतु होते हैं और प्रोटीन तंतु होते हैं, उनसे भिन्न होते हैं। पत्ते वाले तंतु मुख्यतः आपके दो माने जाते हैं। कौन कौन से? एक तो पिना माना जाता है, ठीक है, पत्ते वाले दो तंतु माने जाते हैं। पिना जिसे हम अनानास की पत्तियां कहते हैं, अनानास से प्राप्त रेशा कहते हैं, ठीक, अनानास, ओके, अनानास ये ना है, ठीक है, अनानास। और दूसरा कौन सा होता है यहाँ पर? सीसल हो जाता है, ठीक है, सीसल हो जाता है। ये पत्ती से प्राप्त रेशे हैं। कपास और कापोक आपके बीज से प्राप्त रेशे होते हैं। तने में आप जानते हो बहुत तरीके के रेशे आ जाते हैं, जैसे आपका लीलन हो गया, ठीक है, लीलन है, हेम्प है, उसके बाद जूट है, रेमी है, आपका अबाका भी इसी में आता है, ओके, अबाका हो जाता है, मनीला हो जाता है। बहुत सारे रेशे जो हैं आपके इसके अंतर्गत। कोयर जो कि नारियल की जटाओं से प्राप्त होता है, और फ्लैक्स को ही सन कहते हैं, कहीं कहीं सन अलग से मिल जाता है। तो ये आपके तने वाले हो गए सारे रेशे। प्रोटीन में दो आते हैं, ऊन और रेशम। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, कीड़े की किस अवस्था में रेशम की प्राप्ति होती है? ए है अंडे की अवस्था में, बी है लार्वा की अवस्था में, सी है प्यूपा की अवस्था में, डी है कीड़े की अवस्था में। तो रेशम का कीड़ा आपको पता है कितनी 4 स्टेज से गुजरता है। उसमें जो प्यूपा की स्टेज होती है, मतलब सबसे लास्ट से पहली, लास्ट वाली क्या होती है? कीड़े की अवस्था। उससे जो पहली या फिर 3rd नंबर की जो स्टेज होती है उसमें हमें रेशम की प्राप्ति होती है। रेशम अगर आपसे पूछा जाए कितने प्रकार से हमें प्राप्त होता है, तो 2 तरीके से प्राप्त होता है रेशम। हमको कह सकते हैं एक होता है आपका कौन सा? स्वनिर्मित रेशम, ठीक है, स्वनिर्मित रेशम होता है, स्वनिर्मित रेशम, ओके। और दूसरा जो आपका होता है वो क्या होता है? उत्पादित रेशम, ठीक है। दूसरा कौन सा होता है? उत्पादित रेशम, ठीक है, उत्पादित रेशम। तो ये 2 तरीके के होते हैं। स्वनिर्मित जो रेशम होता है ये भूरे रंग का होता है, और इसके अगर प्रकार की बात करें तो ये भी जो है आपका 3 प्रकार का होता है। स्वनिर्मित, देखो रेशम 2 प्रकार का होता है, एक स्वनिर्मित, दूसरा उत्पादित रेशम। और स्वनिर्मित जो रेशम होता है ये 3 प्रकार का होता है, जिसमें एक मूंगा आता है, ठीक है, एक मूंगा आता है, दूसरा टसर आता है, और तीसरा कौन सा होता है? अरंडी सिल्क आता है, अरंडी रेशम बोलते हैं, ठीक है, अरंडी रेशम होता है। जो मूंगा रेशम होता है ये क्या होता है? ओक की पत्तियां खाता है कीड़ा, ठीक है, इसलिए इसमें टैनिक अम्ल की जो होती अधिकता होती है। टैनिक अम्ल की अधिकता अगर पूछा जाए किस में होती है, तो मूंगा रेशम में होती है। इस कारण रेशम कैसा? कड़ा हो जाता है, भारी हो जाता है और निम्न किस्म का हो जाता है। जो आपका ये टसर रेशम है दूसरे नंबर का, ये ओक और बबूल पर इसके कीड़े जो हैं पलते हैं। और जो अरंडी वाला होता है तीसरे नंबर का, मैंने यहाँ पे लिखा है, अरंडी वाला जो होता है इसमें क्या होता है?
कोकून जो होता है सफ़ेद व पीला पर लिए हुए होता है, लेकिन ये कोमल माना जाता है, मतलब कोमल होता है, काफ़ी बारीक भी होता है। तो मतलब ये कुल मिला के अरंडी जो है वो काफ़ी, अरंडी सिल्क जो है काफ़ी अच्छा माना जाता है। और कहाँ, बंगाल और असम में ये सर्वाधिक प्राप्त होता है। एक बार बस छोटी सी जल्दी से मैं बता देती हूँ, जो उत्पादित रेशम आपका होता है, उत्पादित जो रेशम होता है, उत्पादित रेशम जो होता है ये दो तरीके का होता है, एक लपेटा हुआ होता है, दूसरा कौन सा होता है, कता हुआ। दूसरा क्या होता है, कता हुआ, जिसे हम स्पन कहते हैं। ओके, लपेटा हुआ और कता हुआ, दो तरीके का ये होता है। जितने भी कह सकते हैं आपके अच्छे गुण होते हैं वो किस में होते हैं, लपेटे हुए रेशम में होते हैं। क्यों, क्योंकि ये उच्च किस्म का होता है, लचीला होता है, और ये आपको प्यूपा की अवस्था में प्राप्त होता है। कौन सा, लपेटा हुआ रेशम। अगर आपसे पूछा जाए प्यूपा की अवस्था में कौन सा रेशम मिलता है, वो होता है लपेटा हुआ रेशम। इसकी लंबाई भी लगभग 300 से 1200 मीटर होती है, 300 से 1200 मीटर तक होती है। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। और जो कटा हुआ स्पन होता है उसमें सारे अवगुण आपको मिलेंगे, जिन मतलब बहुत छोटे छोटे होंगे, तनाव सामर्थ्य कम होगी, लचक कम होगी, वस्त्र जो हो गया सूती की तरह दिखेंगे। तो ये सारे अवगुण उसमें दिख जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, जंगली कीड़ों पर डैश नियंत्रण नहीं होता, इसलिए इनसे प्राप्त रेशम घटिया किस्म का होता है। ए है वातावरण का, बी है भोजन संबंधी, सी है ए बा बी दोनों, डी है निम्न में से कोई नहीं। तो जंगली कीड़ों पर जो होता है ना तो वातावरण का नियंत्रण होता है भाई, क्योंकि ये पाले नहीं जाते, ये जंगल में अपने हिसाब से सरवाइव करते हैं। दूसरा, इनका भोजन भी इनके हिसाब से होता है। कोई क्या कह रहा है, खा रहा है ओक की पत्तियाँ, कोई खा रहा है अरंडी की पत्तियाँ, कोई खा रहा है ओक बबूल की पत्तियाँ। तो कोई भोजन पर भी नियंत्रण नहीं है। ओके, और कोई समय नहीं है, जब तक उनका मतलब चल रहा है विकास तब तक वो खाए जा रहे हैं। ओके, तो खैर वो तो कोई बात नहीं है, लेकिन हाँ यहाँ पर सी ऑप्शन जो है करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में प्राकृतिक तथा कृत्रिम प्रकार का तंतु माना जाता है। ए है नायलॉन, बी है रेयॉन, सी है सेल्यूलोज, डी है प्रोटीन। तो प्राकृतिक तथा कृत्रिम प्रकार का तंतु आपको पता ही होगा कौन सा होगा, नहीं पता है तो मैं बता देती हूँ, रेयॉन है, क्योंकि इसमें 50% सेल्यूलोज होता है प्लस 50% अन्य तत्व पाए जाते हैं, जिस वजह से इसे प्राकृतिक तथा कृत्रिम प्रकार का तंतु माना जाता है। 50-50 गुण होते हैं। ओके, और बात करते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 5 की। इसे शिला तंतु भी कहते हैं। भाई शिला तंतु किसे कहेंगे, उसे कहेंगे जो चट्टानों से प्राप्त होगा। क्या सोना प्राप्त होता है, चांदी प्राप्त होता है, एस्बेस्टस या उपयुक्त सभी। तो देखो ये तो सच्चाई है कि ये तीनों ही खनिज तंतु हैं। देखो यही बेस आपका क्लियर होता है कहाँ, 9th-10th की NCERT 12th तक अगर आप पढ़ते हो, यहाँ बेस क्लियर होता है आपका। क्यों, क्योंकि हम सीधे बड़े लेवल पे क्या पढ़ते हैं कि ये धात्विक तंतु हैं और बस वहीं पर बात ख़त्म, फिर हम एस्बेस्टस की क्वालिटी वगैरह पढ़ने लगते हैं। लेकिन जो हमारे शिला तंतु होता है वो एकमात्र कहलाता है एस्बेस्टस। क्यों, क्योंकि ये चट्टानों से प्राप्त होता है हमें। ठीक है, चट्टानों से प्राप्त होता है और ये एक अधात्विक तंतु का उदाहरण है, अधात्विक तंतु का उदाहरण है। क्यों, क्योंकि ये दो जो है सोने, चांदी, एल्यूमिनियम है, ये सभी क्या हैं, धात्विक तंतु के उदाहरण है। ठीक है, धात्विक तंतु हैं। तो खनिज को भी आपने दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, एक धात्विक तंतु, दूसरा अधात्विक तंतु। जो आपको बड़ी बड़ी कंपटीशन की बुक में हम आज तक पढ़ाते रहे, वहाँ पर इस तरीके से क्लासिफिकेशन नहीं मिला हमें जैसा कि इसमें मिला है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में गैर अधात्विक एक तंतु है। गैर अधात्विक तंतु आपको बताना है। ए है सोना, बी है चांदी, सी है एल्यूमिनियम, डी है उपर्युक्त सभी। तो आपको पता है गैर अधात्विक की बात कर रहे हैं, मतलब कौन सा बताना है आपको, धात्विक बताना है। तो वो तीनों ही हो जाएंगे, सोना, चांदी, एल्यूमिनियम क्या हो गया, गैर लग गया ना, तो इसलिए ये बात हो रही है धात्विक की। तो ये तीनों ही धातु हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्यों, क्योंकि खाली एक एस्बेस्टस ऐसा रेशा है जिससे कपड़े बनाए जाते हैं, और वो कौन सा है, अधात्विक तंतु है, और यहाँ पर गैर लगा है, तो ये तीनों सही हो जाएंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 7, गैर का मतलब होता है कि नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, ये तंतु चपटा और बलखाते हुए फीते की भांति दिखाई देता है। ए है कपास का तंतु, बी है रेशम का तंतु, सी है ऊन का तंतु, डी है लीलन का तंतु। तो आप जानते हो कपास का जो तंतु होता है, कपास का तंतु बलखाते हुए फीते के समान दिखाई देता है। ठीक है,
कपास की उत्पत्ति की अगर आप बात करोगे तो कहाँ का शब्द है ये? अरेबिक भाषा का शब्द है। ठीक है, अरेबिक भाषा का शब्द है, अरेबिक भाषा का शब्द है, ध्यान रखिएगा। अरेबिक भाषा के किस शब्द से बना है? क्वांटन। ठीक है, क्वांटन शब्द से बना है। किस या इसे क्या कहते हैं? जीवित प्रदेश में पाया हुआ एक पौधा भी इसको कहते हैं। ठीक है, लौ इसकी कैसी निकलती है? पीले रंग की निकलती है जब हम इस पर दहन परीक्षण करते हैं तब। और गंध कैसी आती है? कागज़ के जलने जैसी गंध आती है। ठीक है, भारत को इसका जन्मदाता माना जाता है। लगभग आज से 5000 वर्ष पूर्व जो था कपास का हमारे यहाँ प्रारंभ हुआ था। ठीक है, तो पढ़ते हैं। यूनिवर्सल फाइबर है, सार्वभौमिक फाइबर है, मतलब ह्यूमन फ्रेंडली फाइबर है, मतलब हमारी बॉडी के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग ये कपड़ा काम करता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, इस तंतु का बढ़िया रेशा 5 से 12 सेमी तक लंबा हो सकता है। ये है कपास का, बी है ऊन का, सी है लीलन का, डी है निम्न में से कोई नहीं। तो यहाँ हमारा जो राइट आंसर होने वाला है, हम एनसीईआरटी के हिसाब से अभी बात करेंगे तो वो हो जाएगा ऊन। ऊन का जो तंतु अच्छी क्वालिटी का माना जाता है वो 5 से मतलब बढ़िया क्वालिटी वाला होगा। ये 5 से 12 सेमी आंसर बिल्कुल सही होगा, 5 से 12 सेमी। लेकिन अगर हम बात करें घटिया किस्म का जो ऊन है उसकी लंबाई क्या होती है, उस रेशे की लंबाई क्या होती है, तो मात्र 1.2 सेमी या इससे थोड़ी बहुत अधिक हो सकती है। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। यहीं पर अगर हम बात कर लेते हैं किसकी? कपास के रेशे की लंबाई की बात कर लेते हैं अपनी एनसीईआरटी के हिसाब से। तो कपास के रेशे की जो लंबाई है वो कितनी दी है? आधा इंच से, ठीक है, आधा इंच से 2.5 इंच तक। ठीक है, 2.5 इंच तक जो है कपास के रेशे की लंबाई दी गई है। सही से लिख देती हूँ थोड़ा, आधा इंच से लेकर, ठीक है, इंच से लेकर कितनी? 2.5 इंच तक, 2.5 इंच तक। ठीक है, 2.5 इंच तक जो है इसकी लंबाई बताई गई है किसमें? एनसीईआरटी की बुक में। ओके, अब हम थोड़ा सा लीलन की भी बात कर लें। तो इसकी जो लंबाई है वो होगी कितनी? 12 से 20 इंच। ठीक है, 12 से 20 इंच तक इसकी लंबाई बताई गई। एक बार सभी लोग हमें लीलन का माइक्रोन बता दें, लीलन का माइक्रोन कमेंट करके बताएं। ठीक है, और अगर आप ज़्यादा अच्छे से जानते हो तो आप कपास और ऊन का माइक्रोन भी हमें कमेंट कर सकते हैं। सभी लोग जल्दी से ये कमेंट हमारे लिए ज़रूर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है, क्योंकि एक चीज़ बता दूं मैं आपको, आप कमर कस लीजिए, क्योंकि जिस तरीके से रिजल्ट आया है ना आपके इलेक्शन का, तो बीजेपी भी अच्छे से समझ गई है कि अगली बार जो है बिल्कुल ही इनका सफाया हो जाएगा। ठीक है, इसलिए अब ये लोग भी भर्तियां जल्दी ही कराएंगे। और भर्तियां जल्दी कराने का मतलब है जो पेंडिंग है उनको पहले कराएंगे। मतलब जो टीजीटी पीजीटी का आपका यूपी का जो एग्ज़ाम है वो भी बहुत जल्द होगा। कितना भी टलेगा ना तो अभी 2 या 3 महीने। अब आप कहो, किसी को ये भी लग रहा होगा अरे माँ अभी भी 2-3 महीने लगेंगे, तो एक चीज़ बताएं, अपने मन पे हाथ रख के ये पूछना कि आपकी तैयारी क्या पूरी है। अगर इसी महीने पेपर हो जाए, अपने मन पे ये हाथ रख कर ज़रूर पूछिएगा कि आपकी क्या सच में तैयारी पूरी है। अगर आपकी तैयारी पूरी है तो आप दुआ करिए, हो सकता है कि 2 महीने बाद जल्दी ही आपका पेपर हो जाए। ठीक है, तो पेपर हो जाए ये बड़ी बात नहीं है, आपकी तैयारी भी पूरा होना बड़ी बात है। अभी से आप लगेंगे तब जाकर सिलेक्शन ले पाएंगे, क्योंकि पेपर जो है कभी भी हो, तैयारी नहीं है तो सब बेकार है। और सीट्स गिनी चुनी है और जो आपके फाइटर हैं वो पूरी मतलब लाखों में हैं। ये सोच के चलिए, आपके लिए लाख ही समझ के चलिएगा, क्योंकि सीट बेशक आपको एक लेनी है लेकिन फ़ाइट सबसे करनी है। ठीक है, तो आपको अपनी एक सीट सेव करने के लिए अभी से तैयारी में लगना होगा, और उसके लिए एनसीईआरटी से बेस्ट कुछ हो नहीं सकता। एनसीईआरटी पढ़िए, मैं ये नहीं कह रही, और सब भी पढ़िए, बहुत ज़रूरी है आज के समय के कंपटीशन में, लेकिन इसे आप पहले पढ़िए, इससे बेस क्लियर होगा, फिर आप और चीज़ों को पढ़ते रहिए। ठीक है, हम बढ़ते हैं आगे। अच्छा नहीं, क्वेश्चन नंबर 9 पे ही थे, अब इसका आंसर नहीं बताया। निम्नलिखित रेशों में यह सर्वाधिक भारी रेशा माना जाता है, क्या ऊन है, रेशम है, कपास है या लीलन है? तो हम बात करेंगे किसकी? यूनिवर्सल फाइबर, किंग ऑफ फाइबर किसे? कपास। कपास को वस्त्रों का राजा भी कहा जाता है ना। हालांकि इस बुक में रेशम को कहा गया है वस्त्रों का राजा, इस बुक में का ही आंसर है, मैंने पढ़ लिया। अभी मैं आज क्वेश्चन बना रही थी जब आपके लिए, तो मैंने पढ़ा था वस्त्रों का राजा, इसमें आज भी रेशम ही लिखा हुआ है। लेकिन कोई नहीं, वस्त्रों की रानी आप रेशम ही टिक करेंगे और वस्त्रों का राजा आप कपास को टिक करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये बुक की मतलब कह सकते हैं हम कहीं ना कहीं ये एरर हैं, और
आप क्या कर सकते हो इस विषय में, ठीक है। तो कपास जो है वस्त्रों का राजा भी कहलाता है, और कपास जो है आपको जो यहाँ पर बोर्ड पर दिख रहे हैं, ऊन और रेशम, लीलन, इन सब में भारी वस्त्र माना जाता है। ओके, बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 10 है, कपास पर निम्नलिखित का प्रभाव पड़ता है। ए है रगड़ का, बी है प्रकाश का, सी है सेकंड का, डी है ताप का। तो देखो, रगड़ का प्रभाव भी नहीं पड़ता है, प्रकाश का प्रभाव भी, धूप में आप सुखा सकते हो, इतना ज़्यादा नहीं पड़ता है। ये बात और है कि आपने छोड़ ही दिया है एक आध दिन को इस समय की गर्मी वाली धूप में, तब तो ज़रूर थोड़ा बहुत रंग उड़ेगा, लेकिन वैसे कोई प्रकाश का प्रभाव नहीं पड़ता, और ताप का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आप आराम से मतलब आयरनिंग वगैरह कर लेते हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो है स्किन का प्रभाव पड़ता है, कपड़ा जो है सूती जल्दी सिकुड़ जाता है, क्योंकि इसमें अभाव होता है प्रत्यास्थता का। प्रत्यास्थता की जो कमी होती है उसकी वजह से क्या होता है, इसमें जल्दी सिकुड़न हो जाती है। ओके, तो सी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 11, कपास के रेशों पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है। ए है HCl का, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहेंगे इसको। दूसरा है HNO3, जिसको हम नाइट्रस ऑक्साइड कहते हैं ना, HNO3 का नाइट्रस ऑक्साइड होगा। ओके, नाइट्रस ऑक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तो नॉर्मल सभी पढ़ते हैं, ऐसे ही समझ गए होंगे। नाइट्रस ऑक्साइड को मैंने लिख दिया है। और H2SO4 को भी सल्फ्यूरिक एसिड कहते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल। तो अब आपसे पूछ रहे हैं यहाँ पर कपास के रेशों पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ेगा, तो भाई सभी का पड़ेगा। क्यों पड़ेगा भाई, सभी अम्ल हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, HNO3 भी एक अम्ल है, और आपका H2SO4 भी एक अम्ल है। तो इन सभी का कपास के रेशों पर प्रभाव अवश्य ही देखने को मिलेगा। कपास पर हम क्या करते हैं, ब्लीच करते हैं, ठीक है, ब्लीच करते हैं। सर्वाधिक प्रयोग आप किसका कर सकते हैं, बात करते हैं किसकी, घरेलू तौर पर जो यूज़ होती है वो होती है सोडियम हाइड्रोक्लोराइड, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्लोराइड, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्लोराइड का हम प्रयोग इस पर कर सकते हैं। और ये जो तीनों चीज़ें दी हैं इनमें तो गलकर नष्ट हो जाएगा कपास का रेशा। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12, सूती वस्त्रों पर रंग तेल से चढ़ता है, अर्थात रंग को चढ़ाने के लिए प्रयोग करना चाहिए। ए है नमक का, बी है फिटकरी का, सी है क्षार का, डी है उपर्युक्त सभी। तो हम इन सभी का प्रयोग जो है कपास के रेशों पर कर सकते हैं, किस लिए, रंग को पक्का करने के लिए, ठीक है, रंग को पक्का करने के लिए हम नमक, फिटकरी और क्षार का प्रयोग यहाँ पर कर सकते हैं। कपास का रेशा अच्छा वाहक है किसका, ऊष्मा का, बी है ताप का, सी है कीड़ों का, डी है उपर्युक्त सभी का। तो कपास का रेशा भाई आपको पता है कीड़े तो नहीं लगते हैं, प्रोटीन रेशों पर कीड़े लगते हैं, ठीक है, कीड़े प्रोटीन रेशों पर लगते हैं। तो यहाँ से ये तो गलत ही हो गया। और ताप, वाहक की बात हो रही है, तो ताप का जो है क्या है, ये वाहक है भाई, वाहक होगा तब तो आप गर्मी में पहन ही नहीं पाओगे ना। तो क्योंकि ताप के वाहक तो कौन होते हैं, ऊन होते हैं, और रेशम भी माना जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, ऊष्मा का वाहक है, ठीक है। क्या है ये, ऊष्मा का वाहक कहा जाता है, ठीक है। सूती कपड़े जो होते हैं ऊष्मा के कुचालक मतलब नॉर्मल कंडीशन में कुचालक माने जाते हैं, लेकिन ये कहते हैं इसमें जब मॉइस्चर आ जाता है तो सुचालक हो जाते हैं, और इनको हम क्या कहते हैं, इंसुलेटर ऑफ हीट कहते हैं, मतलब ऊष्मा के अवरोधक कहलाते हैं। ओके, ऊष्मा के अवरोधक होते हैं ये, ओके, ऊष्मा का अवरोधक होते हैं। ओके, और ये शरीर की जो गर्मी को क्या करता है, शीघ्रता से बाहर निकाल देता है। जो शरीर की ऊष्मा होती है उसको शीघ्रता से क्या करती है, बाहर निकाल देती है। इस वजह से हम क्या कहते हैं, इसको उष्णता वाहक कहते हैं, या फिर अवरोधक इसलिए कहते हैं क्योंकि जो हीट को है हमारे अंदर जो है नहीं रहने देती, जिससे हमें गर्मी ना लगे, ठीक है। ये सारी चीज़ आप समझ गए होंगे, तो यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट था। क्वेश्चन नंबर 14, लीलन प्राप्त होता है। ए है फ्लेक्स के पौधे से, बी है सन के पौधे से, सी है पटसन के पौधे से, डी है उपर्युक्त सभी। तो लीलन के लिए ही फ्लेक्स कहते हैं, सन कहते हैं, पटसन भी कहते हैं, तो डी यहाँ बिल्कुल सही होगा, ठीक है। यहाँ पर अगर हम उष्णता वाहक की बात करें तो लीलन भी एक अच्छा उष्णता वाहक माना जाता है, काफ़ी मजबूत माना जा सकता है, गौरव तथा संपन्नता का प्रतीक माना जाता है, ठीक है, और चिकना होता है, नोकदार होता है, सीधा रेशा ये माना जाता है। तो ये मतलब चीज़ें हो गई किसके विषय में, लीलन के विषय में। कौन सा पैक्टिन नामक इसमें गोंद होता है, ये भी क्लियर हो गया होगा। तो बढ़ते हैं हम आगे क्वेश्चन नंबर 15 की। इसे ऐंद्रिक तंतु भी कहा जाता है। ए है कपास को, बी है लीलन को, सी है ऊन को, डी है रेशम को। तो ऐंद्रिक क्यों कहते हैं, क्योंकि त्वचा क्या होती है, हमारी जो त्वचा होती है
वो क्या होती है, एक सेंसर का काम करती है, ठीक है, इंद्री का काम करती है। और ऊन जो होता है हमारी त्वचा से प्राप्त होता है, मतलब त्वचा पर बाल होते हैं, त्वचा पर रोए होते हैं, उसी से ये प्राप्त किया जाता है। इसीलिए इसको इंद्रिय तंतु या ऐन्द्रिक तंतु कहा जाता है, क्योंकि जो हमारी त्वचा है वो शरीर का सबसे बड़ा इंद्रिय अंग माना जाता है, ठीक है। आँख है, नाक है, कान है, ये सब इंद्रिय होते हैं, आपके सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं। उसी तरह त्वचा होता है, हम टच करते हैं तो हमें फील होता है कि कोई छू रहा है। तो त्वचा हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग ऐसा है जो क्या एक इंद्रिय है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 16, लीलन के रेशे की लंबाई होती है 12 से 20 सेमी, 5 से 12 फीट, 16 से 20 सेमी, डी है 10 से 20। तो जो लीलन का रेशा होता है वो कितना होता है, ए ऑप्शन करेक्ट होगा, 12 से 20 सेमी। ओके, 5 से 12 फुट की बात करें तो ये होता है जूट का पौधे की लंबाई, ठीक है। जूट के पौधे की जो है लंबाई होती है इतनी, ठीक। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से किस रेशे का प्रयोग सर्वाधिक कागज उद्योग में होता है, क्या जूट का, हेम्प का, सीसल का या अभाका का। तो जो हमारा सर्वाधिक कागज बनता है वो किसका बनता है, वो बनता है हेम्प का, ठीक है। कागज उद्योग में सबसे ज़्यादा प्रयोग होता है हेम्प का। और यहाँ पर अगर हम बात करें जूट का, जूट से रस्सी वगैरह ज़्यादा बनाए जाते हैं, ठीक है, बड़े बड़े रस्से इसी से बनते हैं। ओके, बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 18, इसे सुनहरा रेशा भी कहा जाता है, ए है कपास को, बी है जूट को, सी है हेम्प को, डी है रेशम को। तो हम कह सकते हैं सुनहरा गोल्डन फाइबर जूट को कहते हैं, कपास को वाइट गोल्ड सफ़ेद सोना कहते हैं, ठीक है, वाइट गोल्ड कहते हैं। और हेम्प को हम काला रेशा कहते हैं, ठीक है, काला रेशा कहते हैं। ओके, बढ़ते हैं। और रेशम को वस्त्रों की रानी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, इसे बैड कंडक्टर का हीट या बैड कंडक्टर ऑफ हीट कहते हैं, ठीक है। बैड कंडक्टर ऑफ हीट किसको कहते हैं, क्या जूट को या फिर हेम्प को या ऊन को या कपास को। तो हम ये किसको कहेंगे भाई, बैड कंडक्टर हीट के ऊन होंगे, ठीक है। ये बैड कंडक्टर होते हैं, क्यों, क्योंकि ये अपने अंदर हीट को इतना ज़्यादा स्टोर करके रखते हैं कि वो बाहर ही ना निकल पाए, ठीक है। और इसी वजह से हमें ठंड नहीं लगती है। गर्मी के ये क्या होते हैं, कुचालक माने जाते हैं गर्मी के, ठीक है। गर्मी के कुचालक माने जाते हैं कौन, ऊन को हम गर्मी का कुचालक कहते हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा, गर्मी का कुचालक किसे कहते हैं, हम ऊन को कहते हैं। गर्मी का सुचालक किसे कहते हैं, वो हम कहते हैं किसको, कपास को कहते हैं, ठीक है। क्लियर हुआ। क्वेश्चन नंबर 20 है, ऊनी तंतु लचीले मजबूत होते हुए भी डैश गुण रहित होते हैं, क्या चमक रहित होते हैं, रोएदार रहित होते हैं, मुलायम होते हैं, या फिर उपरयुक्त सभी। तो ऊनी तंतु जो होते हैं लचीले भी होते हैं, मजबूत भी होते हैं, पर फिर भी ये चमक रहित होते हैं, रोएदार रहित होते हैं, मुलायम रहित होते हैं। आपको पता है ऊन पर रोएं उठ जाएं तो कितना बेकार लगता है, क्यों, क्योंकि नॉर्मल रोएं नहीं उठते हैं, ऊन के रेशों पर रोएं नहीं होते हैं, बल्कि हम जब उसे वॉश करते समय बहुत ज़्यादा क्षार वार का प्रयोग कर लें, साबुन वगैरह से धो देते हैं, तब उस पर रोएं उठ जाते हैं। या ख़राब क्वालिटी का ऊन होता है तब रोएं उठ जाते हैं। अच्छी क्वालिटी के ऊन में कभी भी रोएं नहीं उठते हैं। चमक भी ऊन में नहीं होती है बहुत ज़्यादा, नॉर्मल सी चमक होती है, ठीक है, भद्दे टाइप के होते हैं थोड़े। ओके, और मुलायम भी बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं। ये एक वो होते हैं मेमने वगैरह के, वो होते हैं मुलायम। बकाया हर तरीके का ऊन जो होता है वो मुलायम नहीं होता है। तो डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ये गुण नहीं पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से ऊन के लिए हानिकारक रसायन कौन सा है, ए है हाइड्रोजन परऑक्साइड, बी है क्लोरीन, सी है सोडियम हाइड्रोक्साइड, डी है पोटेशियम परमैंगनेट। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा, बी ऑप्शन सही होगा, क्लोरीन। जो क्लोरीन क्या होता है, ऊन के लिए खतरनाक होता है, हानिकारक होता है। पर हाइड्रोजन परऑक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम परमैंगनेट जो होता है वो ऊन के लिए बहुत अच्छा होता है। दूसरी आपसे बात करेंगे कि अगर आपसे पूछा जाए कौन सा अम्ल ऐसा है जो, क्योंकि आप जानते हो अम्ल जो होते हैं प्रोटीन रेशो के लिए अच्छे होते हैं, लेकिन एक अम्ल ऐसा है जो ऊन के रेशो के लिए बहुत ज़्यादा प्रभावित या हानिकारक है, वो हो जाता है आपका कौन सा वाला, वो हो जाता है आपका सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है, सल्फ्यूरिक अम्ल,
ध्यान रखिएगा, सल्फ्यूरिक अम्ल जो है ऊन के लिए बहुत ज़्यादा नुकसान देता है। ठीक है, सल्फ्यूरिक अम्ल कभी भी ऊन के लिए फ़ायदेमंद नहीं होता है, इसे नोट कर लीजिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको पता है अम्ल जो है, अम्ल से ऊन प्रभावित नहीं होते हैं। तो आपको ये क्वेश्चन आपको कंफ्यूज कर सकता है अगर नहीं पता हुआ तो। क्वेश्चन नंबर 22, ऊन के लिए प्रयुक्त रसायन है, ए है सुहागा, बी है अमोनिया, सी है हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, डी है उपर्युक्त सभी। तो ऊन पे हम ये सारी चीज़ों का प्रयोग जो है कर सकते हैं। ठीक है, तो इन तीनों से अगर आप ऊन की धुलाई करते हो तो ये ऊन के लिए बहुत फ़ायदेमंद रहता है। क्वेश्चन नंबर 23 है, ऊन वातावरण की नमी को शीघ्रता से कितना % तक ग्रहण कर सकता है। मतलब ऊन की वह क्वालिटी बतानी है जिसमें वो नमी को अपने अंदर, मॉइस्चर को अपने अंदर क्या कर सकता है, कंडक्ट कर सकता है। ए है 20%, बी है 30%, सी है 40%, डी है 50%। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा बी ऑप्शन। और ये प्रश्न पूछा भी बहुत जाता है और लगभग यहाँ पर जो भी प्रश्न आपसे मैं बात कर रही हूँ ये सभी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। बड़ी बड़ी कंपटीशन के बुक में पढ़ोगे तो अम्ल क्षार वगैरह में कंफ्यूज हो जाओगे। यहाँ पर क्लियर आपको ये सुनने को मिल रहा है कि कौन सा अम्ल नुकसान देता है, कौन सा फ़ायदा करता है। तो 30% जो है नमी को नॉर्मल वातावरण में क्या होता है, ऊन ग्रहण कर लेता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 है, ज्वलन परीक्षण में ऊन डैश गुण का प्रदर्शन करेंगे। ए है मुड़े हुए व तीखी गंध वाले, बी है नुकीला रेशा, सी है एकदम जल जाएगा, डी है उपर्युक्त सभी। ठीक है, तो आप ऊन के विषय में कौन सा परीक्षण पूछा जा रहा है, ज्वलन परीक्षण में ऊन कौन सा गुण प्रदर्शित करते हैं। तो ये करेंगे, ए ऑप्शन करेक्ट होगा, मुड़े हुए व तीखी गंध। जब भी ऊन को आप जलाते हो तो क्या होता है, वो मुड़ता हुआ जलता है और आग को क्या एकदम नहीं जलता। कभी भी ऊन एकदम नहीं जलता। ऊन ऐसा लगता है कि इधर बुझा फिर उधर जला फिर मतलब ऐसा लगता है बुझता जलता हुआ सा चलता है। ठीक है, कभी भी धागे को लेकर जलाना। ठीक है, तो एकदम ऊन नहीं जलता है। मुड़े हुए और सल्फर की इसमें उपस्थिति होती है, सल्फर उपस्थित होता है जिस वजह से एक तीखी गंध आती है। कैसी तीखी गंध है, जैसे चिड़ियों के पंख जल रहे हैं उस तरीके की गंध यहाँ पर आपको महसूस होती है। ठीक है, नुकीला रेशा, ऊन का एक टेस्ट और भी है। जब हम वस्त्र तोड़ परीक्षण मतलब रेशा तोड़ परीक्षण करते हैं तो हम जब रेशे को तोड़ते हैं उस समय में अगर ऊन का रेशा होगा तो वो क्या है, सीधा और नुकीला सा आपको दिखेगा। तो यहाँ पर हमसे ये वाला परीक्षण पूछा ही नहीं गया, हमसे ज्वलन परीक्षण पूछा गया है। तो जो परीक्षण पूछा जाएगा वही तो आप आंसर करोगे। तो नुकीला कब दिखता है, जब हम रेशे को किसी कपड़े से धागे को तोड़ते हैं तब हम चेक करते हैं उसमें किसी धागे की मिलावट तो नहीं है। मान लो कोई ऊन का, मान लो आपने कोई स्वेटर खरीदा, ठीक है, अब आप उसमें से क्या करोगे, ऊनी कपड़े से एक धागा तोड़ोगे। अब आप उसमें जांच करना चाह रहे हो कि इसमें कोई और कपड़ा तो नहीं मिला है, कॉटन वगैरह। तो जब आप उसे तोड़ोगे तो आपको एक नुकीला सा रेशा दिखाई देगा। तो वो समझ लेना, अगर वो रेशा दिख रहा है आपको तो समझ लेना कि आपका ये ऊन ही है। और नहीं तो अन्यथा और कोई मोड़ा ओड़ा सा दिख रहा है तो आप समझ लेना उसमें कोई रेशा मिला हुआ है। ठीक है, ये होता है परीक्षण, कौन सा, रेशा तोड़ परीक्षण। क्वेश्चन नंबर 25, ऊन के वस्त्रों को कीड़े से बचाने के लिए ए है धूप दिखाना चाहिए, बी है नैप्थलीन की गोलियां डालनी चाहिए, सी है नीम की सूखी पत्तियां डालनी चाहिए, डी है उपर्युक्त सभी। तो हम ये सारी प्रक्रियाएं अपनाएंगे जब हम ऊन के वस्त्रों को स्टोर करते हैं। जैसे गर्मियाँ चल रही हैं और अभी इससे पहले ठंडे थी तो गर्मियों में हमने अपने कपड़ों को स्टोर किया ऊनी। लेकिन आजकल जो है ना, कपड़े जब बनते हैं तो मैन्युफैक्चरिंग के टाइम ही क्या होती है, बहुत सारी फिनिशिंग कर दी जाती हैं तो हम लोगों को एक्स्ट्रा जो है काम नहीं करना पड़ता। नहीं, एक ज़माना ऐसा था जब बहुत सारी काम नहीं होते थे। ठीक है, ऐसी परिसज्जाएँ नहीं होती थी तो क्या था, 6 महीने में वस्त्र ख़राब हो जाते थे, नमी वगैरह से वस्त्र ख़राब हो जाते थे, ऊन के वस्त्रों में कीड़े लग जाते थे, सूती वस्त्रों में फफूंद लग जाती थी। तो इन सब को बचाने के लिए हमें कुछ उपाय करने होते थे। अब तो जीवन बहुत आसान है, पहले का जीवन इतना आसान नहीं होता था। गिनती के कपड़े लोगों के पास होते थे, उनमें भी इतनी चीज़ें करनी पड़ती थी। ओके, कहीं कहीं तो रिवाज ऐसी थी कि होली ही कपड़े बनते थे, फिर उससे पूरी साल के प्रोग्राम उसी एक ड्रेस में चलते थे। ठीक है, तो वो समय भी था। अब तो हम लोग इतने ऑनलाइन शॉपिंग मोड हो गए हैं और सस्ते महंगे हर तरीके के कपड़े आते हैं, एक दूसरे की देखा दूनी, सोशल मीडिया, इन सब का इतना इफेक्ट पड़ा है कि हमें हर पड़ोसी के घर में भी शादी है तो हमें हर फंक्शन के लिए ड्रेस अलग चाहिए। ठीक है, तो वो समय आ गया अब तो। लेकिन अब कुछ किताबों में पुरानी चीज़ें छपी हुई हैं। हालांकि नैप्थलीन की गोलियां हम लोग आज भी डालते हैं और डालनी भी चाहिए।
ठीक है, जिससे क्या स्मेल वगैरह भी दूर हो जाती है। और धूप तो दिखाते, धूप दिखाना तो हम लोग भी करते हैं, लेकिन नीम की सूखी हुई पत्तियाँ आजकल कहाँ लोग डालते हैं, और ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि बहुत सारी फिनिशिंग बनाते समय कपड़ों के कर दी जाती हैं। तो डी ऑप्शन यहाँ बिल्कुल करेक्ट होगा। क्लास कैसी लगी हमें बताना ना भूलिएगा, और अच्छी लगी हो तो मैं वही कहूँगी भाई चैनल को सपोर्ट करते रहिए, शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए। आपका शेयर और सब्सक्राइब यूट्यूब पर मेरा भविष्य तय करता है, और आपका भविष्य मैं लिए हूँ यहाँ पर। मतलब मैं भविष्य लेने का मतलब ये है कि मैं मतलब मैं जानती हूँ आप तैयारी खुद करोगे, लेकिन बात ये है कि क्वेश्चन मैं अच्छे अच्छे कराऊंगी तो आपकी थोड़ी मेहनत कम हो जाएगी। ठीक है, तो मैं आपके लिए सपोर्ट कर रही हूँ और आप हमारे लिए सपोर्ट करते रहें। मिलते हैं ऐसे ही वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।